नमस्कार। यूपी नेशनल इनकम मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का जो पोर्टल ओपन हो चुका है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप कहेंगे सर ये तो जो नोटिफिकेशन आप दिखा रहे हैं इसके बारे में मुझे ऑलरेडी पता है और मैंने कई वीडियो में देखा है। आपने देखा होगा, लेकिन आज अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आप जो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे, जो आप रिन्यूअल करेंगे, यानी कि ये आपको पता ही है कि ये 12th तक आपका चलने वाला है, ठीक है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इससे पहले आप देखेंगे, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा जो वीडियो बनाए हैं वो स्कॉलरशिप पे ही मेरा टोटल वीडियो बना है। 50% मेरा स्कॉलरशिप पे ही वीडियो बना है। आप मेरा वीडियो चैनल को देख सकते हैं और उसमें मैंने स्टूडेंट को जो जो प्रॉब्लम्स आई है स्टूडेंट को, जब वो फॉर्म फिलअप करते हैं या वो जब रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनका कहीं फिर बायोमेट्रिक का सिस्टम होता है, जो बायोमेट्रिक उनका नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स है 100% उनका सॉल्यूशन मैंने बताया है उनको। तो आपको देखिए स्टार्टिंग में वो गलतियां नहीं करनी है जो स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां करते हैं फॉर्म फिलअप करने में या रजिस्ट्रेशन करने में, या फिर अपना जो आपने फॉर्म अप्लाई किया उसमें कोई गलत सर्टिफिकेट लगाने में, या कुछ आपको नॉलेज ही नहीं है कि क्या क्या उसमें बताया गया है और कौन कौन एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको सही से जानकारी और करेक्ट जानकारी अगर जाननी है और डिटेल में जाननी है तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलने वाला है। देखिए मेरा आप वीडियो कंप्लीट अगर देख लेते हैं तो देखने के बाद, अगर कंप्लीट की बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरा वीडियो आप स्किप नहीं करते हैं, टोटल कंप्लीट देखेंगे तो आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। इस बारीक से एकदम एक डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो इसमें थोड़ा एलिजिबिलिटी जो आपका रहेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी इसमें मांगे वो रहेगा आपका, क्या सिलेबस रहेगा और कौन कौन एलिजिबल हैं, अच्छे से ये आप समझ पाएंगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, ये सारी डिटेल मैं इसमें बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है यहाँ पे, आपको पूरा कंप्लीट डिटेल बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले देखिए बेसिक समझते हैं कि है क्या ये। तो सीधा से समझिए कि समझाना भी है, ये नोटिफिकेशन तो इसके अतिरिक्त मैं आपको समझाऊंगा। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25, ठीक है। ये राष्ट्रीय जो आय है हमारी, मतलब इनकम जो हमारा हो गया और हमारी योग्यता हो गई, तो उस पे आधारित है। इनकम मतलब आपका जो आय लगेगा, इसमें आय निर्धारित की गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3,50,000 रुपए, और यहाँ हिंदी में भी लिखा 3,50,000 रुपए आय जिनकी है, कुल वार्षिक आय मतलब एक साल की आय 3,50,000 आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। पहला पॉइंट ये होगा। सेकंड हो जाता है योग्यता के आधारित पर, ठीक है। योग्यता आपकी क्या है, और योग्यता आप देख सकते हैं कक्षा 7 परीक्षा आप पास आउट होने चाहिए, पास होना चाहिए, और 8 में आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है। ये इसमें क्लियर किया गया हो। एक टेस्ट होगा आपका, उस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना है, पास करना है, तब आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करता हूँ। बहुत आप डिटेल में बिल्कुल अच्छे से जानेंगे, एक बार वीडियो फुल देख लेते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद आपको एग्जाम जब कराना होगा तो एग्जाम टाइप का क्या क्या सिलेबस रहेगा, सारी जानकारी मैं बताऊंगा आपको। क्या क्या कितने नंबर आ सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करता हूँ। देखिए इस परीक्षा में वे सभी छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने 22-23 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5% की छूट है, अंकों के साथ उत्तीर्ण किया है। यहाँ अंकों की बात हो रही, ठीक है। इस परीक्षा में देखिए वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों लोग सम्मिलित हो सकते हैं इस परीक्षा में। लेकिन कंडीशन क्या है कि कक्षा 7 की परीक्षा उन्होंने पास कर रखी हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, यहाँ पे लिखा है कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अंक से होनी चाहिए। हाँ, लेकिन छूट उनको मिल रहा है। देखिए अनुसूचित जाति में अगर आप आते हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आते हैं, तो आपको 5% की छूट मिल जाएगी। तो आपको कितना पासिंग मार्क होना चाहिए, 50% आपके क्लास 7 में आप पास आउट होने चाहिए 50%। तो आप आसानी से फॉर्म भर लीजिए, आंख मीच के भर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और ये 22-23 में आपने क्लास 7 पास किया हो, इसमें लिखा हुआ है। क्लियर हुआ होगा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट हो। अगर डाउट है कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा। इवनिंग तक मैं रिप्लाई दूंगा। अगर रिप्लाई नहीं देता हूँ तो नेक्स्ट वीडियो आपको इससे भी बेहतर प्रोवाइड कराऊंगा, यानी कि इससे भी अच्छा वीडियो बताऊंगा। नंबर 2, वर्तमान सत्र में राजकीय स्थानीय निकाय एवं शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो
वो ही छात्र छात्राएं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना का परीक्षा 2024 में आवेदन कर सकते हैं। देखिए अभी क्या है, वर्तमान स्थिति में प्रेजेंट में अभी इस समय जो स्टूडेंट गवर्नमेंट में, ठीक है, यानी कि राजकीय गवर्नमेंट होगा, स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये लोग किसमें कक्षा 8 में पढ़ रहे हों, वही छात्र छात्राएं आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 में आवेदन कर सकते हैं। मतलब यही जो है, जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, सात कक्षा 7th में आपने 55% नंबर आया है आपका, और बाकी अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात के लिए 5% का छूट है, तो 50% हो गया उनका। तो वो लोग क्या है, इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं, 2024-25 के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब आ जाता, देखिए अभिभावक की कुल वार्षिक आय, ये आपकी नहीं, अभिभावक की कुल आय की बात हो रही है, यानी कि आपकी आय अभी नहीं होगी कि आप कहीं कोई इनकम नहीं कमा रहे हैं, तो ये आपकी आय की नहीं बात हो रही, ये अभिभावक आपके पापा हो गए, ठीक है, आपकी मम्मी हो गई, जो भी है कोई उनका आपकी जो है वो 3,50,000 आय होनी चाहिए एक साल में। तो वो देखिए ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। आप फॉर्म भी अप्लाई कर देंगे, उसके बाद पता लगा आपका ये 3,50 से ऊपर है, 4,50 आ रहा, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, और मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। अब देखिए परीक्षा का आयोजन जनपद के निर्धारित केंद्रों पर होगा। जो परीक्षा होगी आपकी, वो आपके निर्धारित केंद्रों पर होगा। जो आपको जिला है ना, उस पर निर्धारित केंद्र होंगे, जो सेंटर बनाए जाएंगे, वहाँ पे इसका आयोजन होगा, यानी कि वहाँ पे परीक्षा होगी, वहाँ पे आपको परीक्षा देनी है इसकी, ठीक है, परीक्षा देनी है, ठीक है। अब ऑनलाइन आवेदन आपको पता ही होगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर है, यानी कि अभी आपके पास 10 दिन का टाइम है, आसानी से भर लीजिए और समझ जरूर लीजिए इस वीडियो को, पूरा पूरा समझ लेंगे, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो फॉर्म भर चुके हैं वो भी अच्छे से समझ लीजिए, और जो नहीं भरे वो भी समझ लीजिएगा। और परीक्षा की तिथि जो है 5 नवंबर 2023, यानी कि एक दिन फिक्स किया गया है, 5 नवंबर 2023 को ही परीक्षा होने वाली है, ठीक है, ये तो आपको पता। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे पॉइंट है, मैं बताऊंगा। नंबर 7, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजात, संग्राम सेनानी, स्थानीय रूप से चुनौतीग्रस्त आरक्षण संबंधी, ये देखिए आरक्षण वाले की बात हो रही, प्रमाण पत्र जो अपना जो आरक्षण लेना चाह रहे हैं, तो इसमें कंडीशन दिया गया है, तो उनको वही प्रमाण पत्र अपना लगाना पड़ेगा, तब जाके उन्हें आरक्षण मिलेगा। आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड न करने की दशा में उसे सामान्य श्रेणी में अभ्यर्थियों को भांति माना जाएगा। देखिए अगर आप आरक्षण वाला कुछ नहीं लगाते तो आपको सीधा जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे आप, फिर आप जनरल ओबीसी एसटी उसमें कुछ नहीं जाने वाले, सीधा आप जनरल में चलेंगे, जनरल से फाइट करेंगे आप, ठीक है, जिसका संपूर्ण उत्तरदायी अपना कैंडिडेट खुद होगा, यानी आप ही को माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभ्यर्थी के लिए आवश्यक निर्देश क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है आपके। देखिए इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने 22-23 कक्षा में 7 परीक्षा, जो कि मैंने ऊपर बता ही दिया है, वही लोग कर सकते हैं जो कि ऊपर बताया था। मतलब जो कक्षा 7 में आपने पास आउट किया हो, 55% मार्क होने चाहिए। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात के लिए 5% की छूट है, यानी कि 50% है, फिर भी चलेगा उनके लिए। नंबर 2, वर्तमान में, जो कि मैंने बता ही दिया है। अब देखिए यहाँ पे फिर भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, वर्तमान सत्र में, यानी कि करंट में सत्र जो है उसके लिए राजकीय, स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, वे ही छात्र छात्राएं आय एवं योग्यता आधार पर छात्र योजना पे 24-25 के आवेदन कर सकते हैं। यही लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। कौन है, वर्तमान में जो करंट में राजकीय, स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं छात्र छात्रा, राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा पर 24-25 के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और ये ब्लैंक वाला जो हाईलाइट किया है उन्होंने, इसको समझिए आप। जवाहर नवोदय, ये पढ़िए, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय, प्राइवेट विद्यालय अध्ययन छात्र छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। ये देखिए जो जवान नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, राजकीय आवासीय प्राइवेट विद्यालय में जो स्कूल पढ़ रहे हैं, वो बच्चे इसमें फॉर्म ना भरें, उनके लिए कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप उसके लिए नहीं है, आपको फॉर्म ये नहीं भरना है, ठीक है। अब नंबर 3, इस परीक्षा में चयनोपरांत कक्षा 9 में अध्ययनरत फ्रेश एवं कक्षा 10, 11, 12 में अध्ययनरत नवीनीकरण हेतु लाभार्थी को छात्रवृत्ति क्लेम करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना डाटा स्वयं अपलोड करना होगा। देखिए इसका मैंने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, लेकिन आपके लिए नहीं, आप तो अभी फ्रेश हैं, अभी जो आप जैसे आप रिन्यूअल करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे मैंने जो भी जानकारी दिखाई बहुत ही अच्छे डिटेल में बताई है। तो पहले आप समझे, इस परीक्षा में चयन उपरांत, मतलब आपका इस परीक्षा में चयन हो जाता है तो कक्षा 9 के अध्ययन फ्रेश एवं कक्षा 10, तो आपको क्या करना है, जब आप इसमें चयन हो जाएगा तो कक्षा 9 में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, फ्रेश। और कक्षा 10, 11, 12 में
एक नवीनीकरण होगा, यानी रिन्यूअल आपको कराना पड़ेगा। कक्षा 10, 11, 12 में आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। और वो कहाँ से होगा, आपको ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना डाटा स्वयं भरना पड़ेगा। यहाँ लिखा है नेशनल स्कॉलरशिप का जो पोर्टल है उसमें आपको डाटा खुद भरना पड़ेगा। हालांकि मैं थोड़ा एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा NSP डाल के, जिससे आपको क्लियर हो कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होता क्या है, जो कि मैंने बहुत सारे इसके वीडियो बनाए हैं। इस पर आपको डाटा स्वयं भरना पड़ेगा। जो पोर्टल मैं अभी ओपन कर रहा हूँ और थोड़ा स्लो चल रहा है नेट मेरा। देखिए ये ओपन, ये आ गया। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ये देखो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, इस पर आपको डाटा खुद अपना भरना है। ये अभी नहीं भरना है, मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप मेरे साथ आप जुड़ जाते हैं तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ठीक है, इतना मैंने क्लियर कर दिया है। कक्षा 9 में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, उसके 10, 11, 12 में आपको रिन्यूअल करना है। क्लियर। अब आगे बढ़ता हूँ। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक निर्धारित निश्चित दूर तक लिए खुलता है। इसी अवधि में कोई लाभार्थी अपना पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाता है तो अथवा अपलोड करने उपरांत विद्यालय नोडल अधिकारी INO स्तर से जिला नोडल अधिकारी DNO द्वारा सत्यापन समझ किसी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी जिस पर INO DNO की त्रुटि समझ होती है वहाँ संपर्क कर तो पोर्टल खुला की अवधि तक जिम्मेदारी। देखिए सिंपल है। इसमें एक पोर्टल जब ओपन होता है तो पोर्टल का एक डेट फिक्स होता है कि इतने डेट तक आपको, या 15 दिन का टाइम या 1 महीने का टाइम मिलेगा। आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है और अपना जो अगर रिन्यूअल है तो रिन्यूअल कर लेना है। ये सारा डेट फिक्स रहता है। अगर उसमें कोई गलती भी होती है, ठीक है, तो आपको गलती सही कर सकते हैं। कैसे सही करते हैं, बहुत सारे मैंने वीडियो हालांकि बनाए हैं, अभी आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। और उसको कैसे आप सही करेंगे, आप अपने DNO या INO से बात कर लेंगे। और वो भी आपको कब तक, जब डेट से पहले आपको सही कर लेना है। डेट आपका जो आया हुआ है कि मान के चलिए लास्ट डेट आपका 20 तारीख है और आज मान के चलिए 10 है, तो आपको अगर 11 तारीख को कोई गलती हो जाती है तो 20 तक आपको सही कर लेना है। अपने INO से बात कर लेना है, DNO से बात कर लेना है। फुल फॉर्म में आप लिखा, INO का मतलब होगा इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर। देखिए ऐसे कोई नहीं समझाएगा, मैं समझाता हूँ आपको। इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर कौन होता है पता है, यानी कि आपको आपका स्कूल हो गया, आपके स्कूल को ही बोलेंगे इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर। अब DNO होगा डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, आपके जिले में जो रहता है ना जिला, तो कोई भी जिला है आपका तो DNO उसे बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। एक और होता है SNO, स्टेट नोडल ऑफिसर, जो इसमें अभी जिक्र नहीं किया गया। तो इस तरीके से अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इसमें, यहाँ पे बोल दिया गया। ठीक है, पोर्टल बंद होने के उपरांत छात्रवृत्ति के लिए क्लेम आवेदन स्वीकार नहीं होगा। देखिए जब पोर्टल बंद हो जाएगा फिर आपका कोई भी क्लेम करेंगे, कोई भी दावा करेंगे, वो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे क्लियर किया गया है। देखिए अब इतना करने के बाद क्या होगा, अब आप इतना कर दें कि मान के चलिए आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब क्या होगा, तदुपरांत मतलब उसके उपरांत क्रमशः संबंधित विद्यालय प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, जिला विद्यालय निरीक्षक अपलोड किए गए डाटा को सत्यापित करेंगे। देखिए जो आपने डाटा अपलोड करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपलोड करेंगे, जो कि मैंने भी वेबसाइट दिखाई थी आपको। तो उस पर क्या होगा कि आपके जो प्रधानाचार्य होंगे, प्रधानाध्यापक होंगे, वो क्या करें, ऑनलाइन जो आपका निरीक्षक अपलोड किए गए डाटा को ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। वो ऑनलाइन चेक करेंगे, उनकी एक साइट होगी, उस वेबसाइट पे उनको डाटा आपका चला जाएगा। वहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे कि ये स्टूडेंट मेरे यहाँ का है कि नहीं है। आप क्रॉस चेक करेंगे, आपका नाम वहाँ पाया जाएगा, तुरंत वो क्या करेंगे, इसको वेरीफाई कर देंगे। तो कैसे वेरीफाई होता है, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। आप पहले अपना ये स्कॉलरशिप आसानी से भर लीजिए और क्वालिफाई कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि परीक्षा चयन उपरांत उन्हीं छात्राओं को कक्षा 9 से 12 तक छात्रवृत्ति दी होती। जो बच्चा परीक्षा को पास कर देगा तो उन्हीं को कक्षा 9 से लेकर 12 तक की छात्रवृत्ति दे होगी। ये आपको क्लियर बताया था। ठीक है, कक्षा 9 से लेकर 12 तक की आपको ये मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलने वाला है, जिसे छात्रवृत्ति बोलते हैं। अब फर्स्ट नंबर देखिए, जो कक्षा 9 से 12 तक राजकीय स्थानीय निकाय एवं शासकीय सहायता प्राप्त, ठीक है, इतने हैं, इनके लिए एलिजिबल है। और जो लोग कोष्टक में दिया वो एलिजिबल नहीं है, मतलब वो स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर सकते। ये लोग तो भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर बताता हूँ मैं, अच्छे से आपको समझ में आया। कक्षा 9 से 12 तक राजकीय स्थानीय निकाय एवं शासकीय सहायता प्राप्त, ये लोग भर सकते हैं। और ये कोष्टक में जो लिखा है, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय, प्राइवेट स्कूल कर विद्यालय, देखिए छोड़कर लिखा है लास्ट में, छोड़कर, मतलब ये लोग जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये लोग फॉर्म ना भरें, इसमें क्लियर बताया गया है। विद्यालय निरंतर सतत अध्ययन रहे। अब देखिए नंबर सेकंड, छात्रों को कक्षा 8 की परीक्षा में न्यूनतम 55%, जो कि अभी मैंने बताया था, अच्छा सॉरी वो 7 का था, अभी 8 का आ गया, न्यूनतम 55%। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति को छूट दिया है 5%, यानी कि 50% हो जाएगा, 5% का छूट मिल जाएगा आपको। तथा छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए कक्षा 9 से 12 की परीक्षा एवं कक्षा 10 की परीक्षा न्यूनतम 60% यहाँ पे बढ़ जाएगा। देखिए छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए क्या है, कक्षा 9 और 11 की 25 परीक्षा उत्तीर्ण एवं कक्षा 10 की परीक्षा में आपको 60% जो है परसेंट अंक लाना होगा। अभी तक तो आपका चल रहा था 55%, और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति
और अनुसूचित जनजाति, हाँ जनजाति के लिए, दोनों के लिए क्या था, उनको छूट मिल रहा था। उनको अब यहाँ पे 55% उनका भी हो जाएगा, ठीक है, 5% की छूट मिलेगी, उनका 55 हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ होगा, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। नंबर थर्ड, प्रत्येक वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्रवृत्ति नवीनीकरण सत्यापित करने की पूरी होगी। देखिए जैसा आपका मैंने अभी बताया, प्रति ईयर आपको जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके क्या होगा, आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। नवीनीकरण बोलते हैं रिन्यूअल को, जो आपको वेबसाइट से कैसे करेंगे सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इस छात्रवृत्ति को अतिरिक्त किन किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले रहे होंगे। केंद्र सरकार प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना के कोई भी लाभार्थी छात्र योजना के अंदर धनराशि प्राप्त कर सकता है। दो योजना है, देखिए इस अगर आप इसका लाभ लें तो आपको इसी स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा, कोई दूसरी का लाभ नहीं मिलेगा, ये आपको जान लेना, क्लियर इसमें लिखा हुआ है, आपको कोई दूसरी नहीं मिलेगी। दो छात्रवृत्ति आप नहीं ले सकते, यानी कि दो स्कॉलरशिप आप नहीं ले सकते हैं। नंबर 4, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा में सफल, फ्रेश, सफल, फ्रेश एवं नवीनीकरण हेतु अभ्यर्थी के खाते में भारतीय स्टेट बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक अथवा किसी शेड्यूल बैंक जिसमें कोर बैंक की सुविधा हो खुलवाकर उनके आधार से संबंध करवाना अनिवार्य है। देखिए इसमें साफ साफ बोला गया है, आपको जो स्कॉलरशिप लेना है तो सबसे पहले तो आपका कहाँ पे होना चाहिए, भारतीय स्टेट बैंक में खाता होना चाहिए, ठीक है, या कोई पब्लिक सेक्टर में आपका होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए या फिर किसी शेड्यूल सेक्टर में होना चाहिए। ये अब आप इसका मतलब समझ लीजिए। अब बहुत सारे बच्चों का जो डाउट होगा मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ बैंकों की बात की, भारतीय स्टेट बैंक ये आपका गवर्नमेंट बैंक हो गया, ठीक है। किसी पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया आपका प्राइवेट बैंक, कोई प्राइवेट बैंक में खाता होगा वो भी आपका चलेगा, और किसी शेड्यूल बैंक में हो गया है जैसे अपना कोई ग्रामीण बैंक होता है, ठीक है, इनकी बात हो रही है। तो इस तरीके से अगर जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी भी वीडियो में इस तरीके से आपको जानकारी नहीं मिली होगी, आप कोई भी वीडियो इस तरीके का उठा के देख लीजिएगा। और बाकी मैं स्कॉलरशिप की जानकारी बहुत अच्छे से दे रहा हूँ, किसी भी मेरा वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। खुलवाकर खाते के आधार पर संबंध करवाना अनिवार्य है, ठीक है। संबद्ध करवाना का मतलब है जुड़वाना अनिवार्य है आपको, ठीक है। अब परीक्षा सम्मिलित होने संबंधी नहीं देते। अब परीक्षा में जब आप सम्मिलित होंगे, भाग लेंगे, परीक्षा लेने जाएंगे तो आपको क्या क्या सब चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए प्रवेश नंबर 1, प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसकी प्रति रख लें। जब अपना एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, प्रवेश पत्र मिलेगा, तो उसको एक फोटो कॉपी अपने पास आप रख लीजिएगा। ओरिजिनल तो आप लेके जाएंगे लेकिन एक फोटो कॉपी आपको रख लेना है, जिससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। परीक्षा आरंभ होने से पहले आधा घंटे नहीं सॉरी परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर अनुक्रमांक के लिए निर्धारित स्थान तक अवश्य ग्रहण कर लें। देखिए क्या करना आपको, परीक्षा आधा घंटे आपको परीक्षा केंद्र आपको जो मिला है तो उस परीक्षा केंद्र पे आपको आधा घंटा पहले पहुंच जाना है और अपना रोल नंबर देख लेना है कहाँ पे है, वहाँ पे आपको पहुंच जाना, ग्रहण कर लेना है, वहाँ पे आधा घंटे पहले ही बैठ जाना है पे। और तीसरा बात आपको पता ही होगा, कैलकुलेटर, गणितीय टेबल, अन्य किसी प्रकार के रेडी परीक्षा ना ले जाएं। कोई नकल करने के लिए आपको कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, कोई गणित वाला वो नहीं ले जाना है, कोई भी आपको चीटिंग नहीं करनी है वहाँ पे, ठीक है। ऐसा ना कुछ ऐसा कुछ लेके जाना आपको, जैसे कि मोबाइल वगैरह भी नहीं लेके जाना। परीक्षा एक साथ में 2 भागों में आयोजित होगी। परीक्षा क्या होगी, 2 भागों में आपकी आयोजित होती है, प्रथम और द्वितीय। पहले में क्या रहेगा, इसका जो पूरा सिलेबस है कि क्या क्वेश्चंस रहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में भी बता दीजिएगा, तो इससे भी बेहतर मैं वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रश्न आपके आने वाले हैं। सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं रीजनिंग बोलते हैं, तो सामान्य मानसिक योग्यता वही हो गई, उसके 90 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, यानी कि टिक मार्क आएंगे, अब टिक मार्क आपको लगाने होंगे। द्वितीय की बात करूं तो शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 35 विज्ञान के होंगे, 35 सामाजिक विज्ञान और 20 गणित के होंगे, ठीक है। ये तो आपके शैक्षिक मतलब आपकी एजुकेशन से रिलेटिव आएंगे, ठीक है, शिक्षा से, तो वो आपको यहाँ पे लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजी के 35 हो गए और सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की मन की उसका कितना हो गया, 35 हो गए, 20 गणित के हो गए, ये टोटल आपको इस सेकेंड भाग में आएंगे। अब नंबर 5, प्रथम भाग के लिए 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। पहला भाग आपको देंगे, ये पहला वाला जिसमें 90 बहुविकल्पीय आएंगे, उसमें 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। और शारीरिक शारीरिक मतलब जो विकलांग वगैरह या कुछ भी हैं उनके लिए क्या होगा, 120 मिनट का टाइम मिलेगा। और द्वितीय भाग के लिए भी 90 मिनट का टाइम मिलेगा, जो शारीरिक से है वो भी इनको 120 मिनट का काम निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, ऋणात्मक अंक नहीं है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि आप टोटल के टोटल करके आइए, इसमें कोई ऋणात्मक नहीं है, मतलब कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। सारा का सारा टिक मार के आइएगा आप लोग और अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्रवेश पत्र में दिए गए अनुक्रमांक को उत्तर निर्धारित लिखना होगा। देखिए प्रवेश पत्र में जो
आपके प्रवेश पत्र होगा, उसमें रोल नंबर आपका लिखा होगा, वो रोल नंबर आपको लिखना है। रोल नंबर का मतलब अनुक्रमांक जो आपको लिखना है। उत्तर पत्र पर अथवा पुस्तिका में किसी प्रकार का अपना नाम नहीं लिखना है। जो आपका उत्तर पत्र यानी कि जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलती है जिसमें आपको लिखना पड़ता है, उसमें आप किसी प्रकार का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अपना नाम ही नहीं लिखना है आपको, उसमें रोल नंबर ही लिखना है। उत्तर देने के लिए केवल नीली व काली बॉल पॉइंट का प्रयोग करें। उत्तर पत्रों को निरंतर अंकित करना होगा। देखिए आपको क्या है, आपको जब गोला करना होगा ना, गोला करते हैं तो उसमें नीला कलर का होना चाहिए और काला होना चाहिए, और कोई रेड ब्लू ग्रीन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बॉल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। जेल आपको नहीं लेना है, जेल नहीं लेना है यहाँ पे। कक्षा निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है। जो कक्षा निरीक्षक बताएंगे कि ऐसा करना है, यहाँ बैठना है बाबू, तो ये सब रहता है, तो वो आपको पालन करना है, ठीक है। डिसिप्लिन में रहना है वहाँ पे। ऑनलाइन आवेदन की तिथि आपको पता ही 18 सितंबर। आवेदन ऑनलाइन की स्वीकार की जाएगा। आवेदन किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो उसके डेट के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा 18 सितंबर के बाद। परीक्षा तिथि की समय आपको पता है 5 नवंबर 2023 को है। 8 बजे से 11 बजे तक आपकी चलने वाली है, और जो शारीरिक से हैं उनका 8 से 12 तक चलने वाला है। और उसके बाद अब नंबर 14, आवेदन पत्र के तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, आवश्यकतानुसार जाति प्रमाण पत्र। देखिए तहसीलदार से आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के उनका सेनानी है, ये सारे जो प्रमाण पत्र की बात हो रही है, ये सच आपके एकदम एलिजिबल प्रमाण पत्र होने चाहिए। अभ्यर्थियों को स्वयं का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ देते, शारीरिक रूप से चुनौतीगत अभ्यर्थियों को आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं तो उन्हें परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों को भांति माना जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तर है अभ्यर्थियों को स्वयं का प्रमाण पत्र डाउनलोड, यानी कि स्वयं का उनको लगाना जो थोड़ा अपने शरीर से चुनौतीग्रस्त हैं उनके लिए। हम अपना शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों को 3 विशेषताएं हैं जिसमें द्वारा हस्ताक्षरित अनिवार्य है। विकलांगता का 40% उन्हें विकलांगता होनी चाहिए। जो आप अपने विकलांग है ना, तो 40% होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 10% में थोड़ा सा कर रहा है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कम से कम 40% होना चाहिए। उसके लिए भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। परीक्षा समाप्त होने के पश्चात परीक्षा निरीक्षक 5 जमा कर देना होगा। उसके बाद आपको अपना कॉपी जमा कर देना है। जब आप तो परीक्षा समाप्त होने के पश्चात प्रश्न का अभ्यास दे दिया जाएगा और प्रश्न पत्र आपको लेके आना, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। तो ये सारी कंप्लीट डिटेल मैंने आपकी बताई। इससे भी बेहतर आपको वीडियो चाहिए, अभी आपको वो जानना होगा कि सिलेबस क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी डिटेल बताऊंगा कि एग्जाम होगा उससे पहले आपको कैसे तैयारी करके जाना है, और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रिन्यूअल करना है, तो ये सारी डिटेल मैं बताऊंगा। कोई दिक्कत कभी भी नहीं है, स्कॉलरशिप कब आएगी, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये कंप्लीट डिटेल मैंने बता दी है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि सर कोई भी यहाँ पे मेरा जो कोई भी क्वेरी अगर गलत लग रहा है तो आप कमेंट में बताइए, उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा, और नहीं तो वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।